हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपसे उत्तर प्रदेश जीके या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं और ये यूपी जीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स को पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हमने आज शुरू की है उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज। आपको यूपी जीके के इन्हीं 500 प्लस क्वेश्चंस में से ही आपको अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, आरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का, तो यूपी जीके में यही सारे क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, तो वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की 500 क्वेश्चंस की सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको आसानी से मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन में उत्तर प्रदेश का इतिहास। जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं भारत के इतिहास में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश के हिस्से में या उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में घटित हुई थी, उन सारी घटनाओं को हम उत्तर प्रदेश इतिहास में आज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, तो हम प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इसी ऑर्डर में करते चलेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? हम जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका आकार त्रिभुजाकार था, ये ट्रायंगुलर शेप में थी। इसमें जो सबसे पश्चिमी, ये है इसका पश्चिमी स्थल, ये है इसका दक्षिणी स्थल और ये है इसका उत्तरी स्थल और ये है इसका सबसे पूर्वी स्थल। इस पूर्वी स्थल या इस पूर्वी साइट को कहते हैं हम आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आंसर हो जाएगा इसका सी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। अगर आपसे नदी पूछे किस नदी के किनारे पर स्थित था आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का ये स्थल, तो ये आंसर हो जाएगा हिंडन नदी। आंसर याद रखिएगा, हिंडन नदी के किनारे पर ये आलमगीरपुर साइट जो कि सिंधु सभ्यता की एक सबसे पूर्वी स्थल था, ये इसके किनारे पर बसी हुई है। अब इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आलमगीरपुर साइट की खुदाई किसने की थी, किसने पता लगाया था इस साइट का? तो ये थे यज्ञदत्त शर्मा। इनका नाम भी याद रखेंगे आप, यज्ञदत्त शर्मा। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन हुए आपके इसके। अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तरी साइट इनमें से कौन सी थी, तो इसमें सबसे उत्तरी साइड थी जम्मू कश्मीर में मांडा। इसको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में मांडा। सबसे पश्चिमी साइड इसकी थी सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में थी और सबसे इसकी दक्षिणी साइड थी दायमाबाद या दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुरापाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जिस तरह से अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हमें आलमगीरपुर साइट मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक उसी तरह पुरापाषाण कालीन में एक बेलन नदी घाटी ये जगह है, ये इलाहाबाद में है। ठीक है, तो बेलन नदी घाटी के साक्ष्य जब इसकी खुदाई हुई तो ये इलाहाबाद में मिले थे, ये लोकेशन इलाहाबाद में है। अब इसकी अगर आपसे ये पूछता है कि इस स्थल की खुदाई किसने की, तो इसकी खुदाई की थी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मध्य पाषाण कालीन स्थल जिसे हम सराय नाहर कहते हैं उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें जो प्रतापगढ़ है, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है, इसके सराय नाहर, महदहा और दमदमा, ये 3 साइट हैं। ये कहां पर हैं? ये प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब सराय नाहर जो इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है जो प्रतापगढ़ जिले में है, इसमें एक्चुअली 15 ऐसे शवाधान मिले थे। 15 ऐसे शवाधान मिले थे जिनमें जो मृतक व्यक्ति था उसका सिर जो है पश्चिम की ओर से था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिली थी, जैसे इसमें झोपड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन के अवशेष भी यहाँ से सराय नाहर से मिले थे। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण पुरास्थल से धान की खेती के यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं?
एक्चुअली जो इलाहाबाद में हमने बेलन घाटी जो साइट देखी थी उसमें भी जगहों के अलग अलग नाम थे। तो इसमें बेलन घाटी में स्थित थी जगह जिसका नाम था कोल्डिहिवा, महगढ़ा और पंचो। ये अलग अलग साइट हुआ करती थी किसकी? इलाहाबाद में ही बेलन घाटी की। तो इसमें जो कोल्डिवा है, कोल्डिवा में जो है चावल के साक्ष्य मिले थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाण कालिक स्थल से अस्थि द्वारा निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अभी हम बात कर रहे थे कि इलाहाबाद में जो बेलन घाटी नाम की साइट थी उसमें अलग अलग जगहें थी। तो एक जगह इसमें और थी जिसको हम कहते हैं लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र ये भी बेलन घाटी की ही एक लोकेशन थी। यहाँ पर इस स्थल पर जो है पाषाण उपकरणों के साथ में एक अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली थी। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नेक्स्ट है, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो बेलन नदी घाटी है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक पुरास्थल है, एक साइट है, इसकी खोज या इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी आर शर्मा के द्वारा करवाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं? आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के बाद में, वैदिक युग जो था उसके बाद में भारत में 16 बड़े महाजनपदों का उदय हुआ था और इन महाजनपदों में से 16 में से 8 जो है उत्तर प्रदेश के अंदर थे। ये 8 महाजनपद कौन कौन से हैं? नाम देखिए इनका, ध्यान से सुनिएगा। पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। ये जो 8 नाम हमने लिए हैं ये 8 उत्तर प्रदेश में हैं। ये साइट है, इनको याद रखिएगा। ये 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर ये स्थित हैं। कौन कौन से हैं फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, पांचाल, जो 16 को हम नहीं बता रहे हैं आपको, जो इनमें से 8 यूपी में है सिर्फ उनका नाम आप सुन लीजिए यहाँ। पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी, ये लोकेशंस हैं, ठीक है। और इनमें से आपको पूछ सकता है कि जैसे काशी है तो ये काशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में किस जगह पर स्थित है, इस तरह से, ठीक है। मल्ल कहाँ पर है, जैसे मल्ल कहाँ पर है? कुशीनगर और देवरिया के आसपास वाला जो एरिया है ये मल्ल महाजनपद कहलाता था उस समय का। जैसे कुरु है, कुरु कहाँ है? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास वाला जो एरिया है ये पूरा। जैसे पांचाल है, पांचाल बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास वाला ये एरिया महाजनपद कहलाता था, ठीक है। इस तरह से तो यूपी में 8 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? तो गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के जो लुम्बिनी नामक जगह है यहाँ पर हुआ था और इनके पिता जो शुद्धोदन थे एक छोटा सा गणराज्य था कपिलवस्तु से निर्वाचित हुए थे और यहीं पर जो गणतांत्रिक शाक्य थे उनके प्रधान हुआ करते थे। तो कपिलवस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है और उनकी माता जो माया देवी रामग्राम थी वो गोरखपुर में जो कोलिय गणराज्य था वहाँ से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऋषिपत्तन या ऋषिपत्तनम या मृगदाव, इसका आधुनिक नाम आपको बताना है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था तो उनके गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। बाद में उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया था और इसी ऋषिपत्तनम या मृगदाव को हम कहते हैं सारनाथ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो इस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन, इसका आंसर डी रहेगा। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ऋषिपत्तन या मृगदाव सारनाथ को ही कहा जाता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का
पालना किस राज्य को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये गौतम, जैसे आप जान रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हो, चाहे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे महानिर्वाण हो, तीनों ये घटनाएं जो हैं वो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और गौतम बुद्ध का जो अधिकांश सन्यासी जीवन है वो उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने व्यतीत किया था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उत्तर भारत में अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के दो मेन इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करते थे, सेंटर थे, एक मथुरा, दूसरा उज्जैन। ठीक है, मथुरा और उज्जैन। कुषाण वंश में जो है मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र माना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मथुरा। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी हुआ करती थी काम्पिल्य, ये फर्रुखाबाद जिले में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो ये है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला आपको बताना है कौन सा है। तो अशोक को जाना जाता है, अगर अशोक के बारे में जानकारी मिलती है तो उसके स्तंभ लेखों से, उसके अभिलेखों से, उसके इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो अशोक ने टोपरा में एक स्तंभ लेख लिखवाया था। टोपरा वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है इसमें स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक ने इस टोपरा स्तंभ लेख को जो है टोपरा से दिल्ली लाकर रखवाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। किसने रखाया था? फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ को टोपरा से दिल्ली लाकर स्थानांतरित करवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत सरकार द्वारा जो राजकीय चिन्ह अपनाया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो अशोक ने अपना एक स्तंभ बनवाया था जिसका नाम है सारनाथ स्तंभ लेख। इस पे उसने जो सिंगों की आकृति बनवाई है, आपको इस तरह से तीन शेर दिखाई देते हैं सामने से, लेकिन एक पीछे। टोटल ये 4 सिंगों की आकृति इस तरह से, यही क्या है? भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है। इसमें 4 शेर हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, अहिंसक मुद्रा में खड़े हुए हैं। और नीचे वाली पट्टी पर भारत के लिए जो एक वाक्य लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते। तो आपसे ये भी पूछ सकता है भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है इस पे जो स्लोगन लिखा है जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, जो वाक्य लिखा है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये स्लोगन। तो इसका आंसर देखिए सारनाथ हो जाएगा। भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है, इस मथुरा जिले को मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले भारत में जो मूर्ति कला की शैली है, जो मूर्ति को बनाने का स्टाइल है, वो मथुरा शैली ही है। मौर्य काल में मथुरा कला का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था मथुरा ये। और यहाँ पर जो है मथुरा में जो जैन तीर्थंकर थे और जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत सारी खुदाई में मिली थी। तो इसका आंसर ए सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये 483 AD में हुई थी, 483 BC में हुई थी। और 80 वर्ष की उम्र में जो मल्ल गणराज्य में जो कुशीनगर या कुशीनारा, ऑप्शन में मिलेगा आपको कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, तो किस जनपद में है ये? कुशीनगर में। किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष भी पूछता है। 483 BC में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ पर स्थित है? तो ये गुप्त वंश में अगर आप बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त ने जो है मगध साम्राज्य की बागडोर चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद में संभाली थी, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो सवाल पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत दक्षिण भारत में जो अपने अभियान किए थे, उन अभियानों को जो है एक अभिलेख में लिखवाया था जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन किया गया है, इसको लिखवाया था
हरिसेन के द्वारा। इसको याद रखेंगे, हरिसेन। देखिए ये इतिहास का जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश वाले जो इवेंट्स है सारे जो आज आपने देखे, सब हम इतिहास में आपको पढ़ा चुके हैं। तो हरिसेन के द्वारा रचित है ये प्रयाग प्रशस्ति, जो कि प्रयाग में है, यानी इलाहाबाद में है। ऑप्शन में इलाहाबाद होगा तब आंसर तब भी ठीक होगा, प्रयाग है ऑप्शन में तब भी ये ठीक है। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखें, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख का निर्माण करवाया था? या इसमें स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख को लिखवाया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गाजीपुर। इसका सही आंसर है गाजीपुर। तो गुप्त शासक था स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख लिखवाया, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर भीतरी नाम की जगह है। एक सैदपुर भीतरी गाजीपुर जिले में, इसको याद रखेंगे, पूरा सैदपुर भीतरी नाम है इस जगह का, यहाँ पर ये। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसके बाद में हर्षवर्धन जो है, हर्ष ने जो है थानेश्वर की जगह पर कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। तो यहीं पर कन्नौज में और प्रयाग में इसने बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सिराज हिंद उत्तर प्रदेश के किस नगर को कहा जाता है? सिराज हिंद किसको कहा जाता है? एक्चुअली शिक्षा का गढ़ हुआ करता था। शिक्षा, संस्कृति, कला, व्यापार का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था ये, जिसे हम कहते हैं जौनपुर। तो जौनपुर को ही, ऑप्शन बी, जौनपुर को ही सिराज हिंद या पूर्व का सिराज, या अगर आप कह रहे हैं सिराज हिंद, इसका मतलब है भारत का सरताज से मतलब है ये। ठीक है, तो इसका आंसर बी है सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में हुई थी। दिल्ली सल्तनत में जब लोदी वंश चल रहा था, तो लोदी वंश का सुल्तान था सिकंदर लोदी, इसी ने करवाई थी आगरा नगर की स्थापना। तो इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही है, जौनपुर में स्थित है। इसको इब्राहिम शाह सरकी ने इसका काम पूरा करवाया था, इसको कंप्लीट करवाया था अटाला मस्जिद को इब्राहिम शाह सरकी। देखिए आपको जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन इनको आपसे वो मैचिंग वाले क्वेश्चंस में फ्रेम करके पूछ सकता है। जितने भी मॉन्यूमेंट्स, इमारतें बनी हुई हैं इन टाइम पीरियड्स की या उत्तर प्रदेश की, तो ये उत्तर प्रदेश के यूपी जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भारत के इतिहास में, यानी दोनों सेक्शन में ये रोल प्ले करेगा। तो चाहे यूपी जीके को एग्जामिनर इंपॉर्टेंट मान के इन क्वेश्चंस को यहाँ फ्रेम कर सकता है पेपर में, या फिर भारत के इतिहास से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है, बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी, दिल्ली सल्तनत में। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, इसी ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, बी ऑप्शन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जौनपुर नगर जिसे भारत का शिराज या शिराज हिंद कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो दो क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जौनपुर की स्थापना करवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम है। इसने अपने भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर इसको जौना खां कहा जाता था, उसकी याद में करवाई थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां था, जौना खान की याद में ही जौनपुर का निर्माण किसने करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दो किले हैं, एक तो आगरा के अंदर, एक आगरा का जो किला है वो भी लाल किला ही है। ठीक है, आगरा के अंदर जो लाल किला है या आगरे का जो किला है, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था, लेकिन इस आगरा के किले में एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शाहजहां ने। अब एक और किला है आपके लिए, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, उस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसको याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आगरा के लाल किले
आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जबकि जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, आगरा के, इस कंफ्यूज ना होइएगा इसलिए इसको बार बार बता रहे हैं कि आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन इस किले का, जो आगरा का लाल किला है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और दिल्ली में जो लाल किला है उसको बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन उस दिल्ली के लाल किले के अंदर भी एक मोती मस्जिद है, उस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? इस क्वेश्चन को अभी हम कर चुके हैं। लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी। इसने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए। ये क्वेश्चन इस साल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इसका वर्डिक्ट आया था, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर का ही एक सेनापति हुआ करता था, मीर बाकी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? एतमाउद्दौला का मकबरा जो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां थी, नूरजहां के द्वारा एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था, ऑप्शन बी। तो ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, चतुर्भुजाकार है इसका शेप जो है। इसमें पहली बार पेट्रा ड्यूरा शैली का इस्तेमाल किया गया, पित्रा ड्यूरा या पेट्रा ड्यूरा स्टाइल से इसको बनाया गया था। पेट्रा ड्यूरा होता है, जैसे आपने ये जितने भी कंस्ट्रक्शंस देखे हैं मुगल काल में, उसमें फूल पत्तियां जो जड़ी होती हैं, बारीक बारीक पत्तियां नक्काशी की गई होती हैं संगमरमर को खोद करके उसमें, इसे ही हम पेट्रा ड्यूरा स्टाइल बोलते हैं। कभी आप ताजमहल पर गए होंगे देखने, तो ताजमहल की बनावट में उसके गेट पर देखना, वहाँ पर ये नक्काशी आपको देखने को मिलेगी, वो पेट्रा ड्यूरा शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? गुजरात विजय अकबर ने जब की थी, अकबर ने गुजरात विजय की याद में ही फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के गेट पर जो है 134 फीट ऊंचाई का एक दरवाज़ा बनाया, जिसे हम कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए फिर से सुन लीजिए इसको। जो अकबर था, अकबर ने जब गुजरात अभियान किया था तो उसने जीत जब उसको मिली थी, तो उसकी ही याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मस्जिद बनवाई थी, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। उसके दक्षिणी गेट पर जो है उसने 134 फीट ऊंचाई का एक गेट बनवाया, एक दरवाज़ा बनवाया था, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अभी हमने डिस्कस किया था, आगरे का जो लाल किला है या आगरे का जो किला है उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और अगर आपसे पूछे, इसी क्वेश्चन में कर दे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तब आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का आर्किटेक्ट की बात कर रहा है, कौन था? तो ताजमहल का निर्माण आप जानते हैं शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम, ओरिजिनल नेम पूछ सकता है तो अर्जुमंद बानो बेगम था। इसी की याद में शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उन्हें जो है इस ताजमहल जो है वो इन दोनों की कब्रगाह है एक्चुअली। ठीक है, कब्रगाह है, मकबरा है, उनकी कब्रों के ऊपर ही इस स्ट्रक्चर को बनाया गया जिसे हम ताजमहल कहते हैं। तो शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उन्हें दोनों को ही जो है उसी महल में दफनाया गया था, जिसे हम ताजमहल कहते हैं। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसका डिज़ाइन किसने किया था? ये उस्ताद ईसा थे। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार या मुख्य स्थापत्यकार या मेन आर्किटेक्ट कौन थे इसमें? ये अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मेन आर्किटेक्ट थे। अगर हम उस्ताद ईसा की बात करें तो उस्ताद ईसा इसी से संबंधित थे। एक्चुअली इसके प्रधान मिस्त्री हुआ करते थे, जो चीफ कंस्ट्रक्टर या आप कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, उस्ताद ईसा के द्वारा इसको बनवाया गया था। लेकिन इनका डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि जो मेन आर्किटेक्ट है जिसका डिज़ाइन तैयार किया था किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इन्हें वास्तुकार या आर्किटेक्ट कहा जाता है, लेकिन इसका निर्माण करवाया गया था
इसके कंस्ट्रक्टर हैं, जैसे आपके घरों को बनाने वाले राजमिस्त्री होते हैं, वो उस्ताद ईसा थे। ठीक है, तो यहाँ पूछा है वास्तुकार, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अकबर के नवरत्नों में से, अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे बीरबल, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल जो हुआ करते थे, एक नवरत्न, ये उत्तर प्रदेश के कालपी नाम की जगह है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो बीरबल का वास्तविक नाम आपसे पूछ सकता है, तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। महेश दास बीरबल का एक्चुअल नेम था, तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने दिल्ली सल्तनत में भी डिस्कस किया था। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो शुरुआत में मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा, लेकिन मुगल बादशाह जब शाहजहाँ था, इसने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शाहजहाँ ने इसको चेंज करवाया था। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर जो थे, अकबर जो महान सूफी संत हुआ करते थे शेख सलीम चिश्ती, इनके अनुयायी हुआ करते थे, इनके फॉलोवर थे। जहांगीर का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ था, इसी कारण से अकबर ने जहांगीर का नाम जो है सलीम रखा था। तो शेख सलीम चिश्ती, इनका मकबरा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये जितनी भी हमने अभी कंस्ट्रक्शंस देखी हैं, जितनी भी इमारतों के नाम अभी हमने डिस्कस किए हैं, कौन सा किसने कहाँ बनवाया था, इनको मैचिंग में आपको पूछ सकता है। जब इनको पहले आपको इनको अलग अलग लोकेशन आपको पता होंगी, तभी तो आप मैचिंग वाले भी कर पाओगे सही। अगला है पंचमहल। पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था अगर आपसे पूछे, तो पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। और कहाँ बनवाया था, ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसे ही हम क्या कहते हैं? हवा महल भी कहते हैं। तो ये पिरामिड के आकार की 5 मंजिला भवन है, इसको याद रखेंगे, पंचमहल के नाम से ही समझ पा रहे हैं, 5 मंजिला भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो, उत्तर प्रदेश के जिन इवेंट में हम प्राचीन भारत से अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, मध्यकालीन और अब आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल क्रोनोलॉजी हमने ली है। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो पहला सशस्त्र विद्रोह भारत में माना जाता है वो 10 मई 1857 को माना जाता है, जो मेरठ से शुरू हुआ था। आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी, मेरठ। तो मेरठ में स्थित छावनी थी, इसमें 20 NI और 3 LC की पैदल टुकड़ी थी। इन्होंने चर्बी युक्त जो कारतूस थे उनको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, तभी ये विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर है। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो 5 जून 1857 को पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे नाना साहेब, जिनका दूसरा नाम धोंदू पंत था, इनको पेशवा घोषित किया गया था। तो नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह का संचालन किया था, लेकिन 1857 में जो कॉलिन कैंपबेल था उसके नेतृत्व में कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर है। नेक्स्ट देखें। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? आप देख रहे हैं जो 1857 की क्रांति थी, इसका विद्रोह करने के लिए, अंग्रेज़ों का विद्रोह के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्लेसों से, अलग अलग टाइम पर विद्रोह हुए थे। ठीक है, लखनऊ में अलग, दिल्ली में अलग, कानपुर में अलग, अलग अलग लोकेशन पर। तो उनके जो लीडर थे वो सब अलग अलग थे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था? 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली थी। ठीक है, और जो कैंपबेल था, कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में हजरत महल को अंग्रेज़ों की सेना ने इसमें हरा दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो जो बेगम हजरत महल थी वो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी बेगम हुआ करती थी, याद रखिएगा, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो बेगम हजरत महल अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, उनकी बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पर पढ़ा गया था? तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित हुआ था दरबार। इस दरबार में उस वक्त का तत्कालीन गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। इसने महारानी विक्टोरिया, इनका घोषणा पत्र को पढ़ा था। ठीक है,
तो इसी घोषणा के समय गवर्नर जनरल कैनिंग जो है वायसराय बना था। नेक्स्ट सवाल देखें, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इस क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट ने जो है जिसने ब्रिटिश रेजिडेंट जो जेम्स आउटरम था, इसकी रिपोर्ट के आधार पर इस पर कुशासन के आरोप लगाए और इसको हटाकर, इसके पद से हटाकर अवध पर अपना कब्जा कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे ये भी पूछता है कि अवध के किस नवाब पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर उसको उसके पद से हटाया गया था? आंसर वाजिद अली शाह। नेक्स्ट देखें, बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने पार्टिसिपेट किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? अब बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1764, इसको याद रखेंगे। 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें कौन कौन लड़े थे? एक तरफ थी अंग्रेजों की सेना, दूसरी तरफ अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, इसके साथ में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और प्लस मीर कासिम। ये तीन एक साइड थे। कौन कौन से? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह उस वक्त शाह आलम द्वितीय था और मीर कासिम। ये तीन व्यक्ति एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। बक्सर के युद्ध की समाप्ति हो जाती है, जिसमें इन तीनों की हार होती है, अंग्रेज़ों की जीत होती है। और जो बक्सर का युद्ध है, इसकी समाप्ति इलाहाबाद की दो संधियों से होती है। दो संधि की जाती हैं इस बक्सर युद्ध के समाप्ति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है? अभी हमने डिस्कस किया है, बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि से की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? अभी हमने डिस्कस किया कि 1856 में अवध के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर उस वक्त का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया था और उसे उसके पद से हटा दिया था और ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी, तो यहाँ गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डलहौजी था, लेकिन जो ब्रिटिश रेजिडेंट उस वक्त कौन था, किसकी रिपोर्ट के आधार पर बनाया था? तो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और इसको उसके पद से हटाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक्चुअली ये जो है अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में की गई थी सआदत खान बुरहान मुल्क के द्वारा। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, हरीशचंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? हरीशचंद्र मैगजीन एक्चुअली भारतेंदु हरीशचंद्र ने वाराणसी से जो कवि वचन सुधा है और हरीशचंद्र मैगजीन का प्रकाशन इन्होंने किया था। तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरीशचंद्र वाराणसी के निवासी हुआ करते थे। इन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस नाटकों की जैसी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवबंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे? किसने लीड किया था देवबंद आंदोलन को? मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी और देवबंद आंदोलन भी शुरू किया था। तो इसके आंसर में दो व्यक्ति हैं, एक तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। तो ये ऑप्शन ए और बी इसमें देख लीजिए कौन सा है, केवल इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा आपका, ए और बी। नेक्स्ट सवाल देखें, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सर सैयद अहमद यहाँ पर। तो 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण एक मुसलमानों के फेवर में ही या उनको लेकर के एक साथ में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे हम कहते हैं अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साल 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। याद रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। इसी को हम कहते हैं एएमयू आज का, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर आपसे पूछे एएमयू की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। कब की थी? 1875 में ही की थी। या इस क्वेश्चन को भी ऐसे पूछ सकता है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो अलीगढ़ में जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने बनारस में 1898 में, बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। लेकिन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तब हो जाएंगे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। अगर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही बाद में BHU बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो भी हमने देखा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल कॉलेज, ये तीनों एक ही कॉलेज के नाम हैं, एक ही यूनिवर्सिटी के नाम है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन इस नाम से आएगा तो आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस मॉक टेस्ट में या इस UP GK की इस सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, नेक्स्ट में अगले 50। तो ये अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये वीडियोस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।